IVM। नमस्कार, स्मार्टफोन नेशन में आपका स्वागत है। यह पॉडकास्ट हिंदी और तमिल में उपलब्ध है। इस हिंदी संस्करण में डिक्सन बनेंगे उत्सव की आवाज और रिद्धि बनेंगी निवेदिता की आवाज। सरकार और इंसानों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। सरकार जानना चाहती है कि लोगों को क्या चाहिए और लोग चाहते हैं कि उनकी चिंताओं को सुना जाए। खुशकिस्मती से टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस के फ्यूजन ने ज्यादा कुशल, सुलभ और उत्तरदायी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रास्ता बनाया है, जिससे पब्लिक सर्विस डिलीवरी में सुधार हुआ है। यूजर फ्रेंडली वेबसाइट्स, मोबाइल एप्लीकेशन और डेटा संचालित समाधानों के आने के साथ दुनिया भर के प्रशासक अब प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, पारदर्शिता बढ़ाने और नवीन नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए बेहतर तरीके से सुसज्जित हैं। इस एपिसोड में हम ये एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी और स्मार्टफोन सरकारों को अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बढ़ती मांगों को पूरा करने में मदद कर रहे हैं, जिससे नेक्स्ट हाफ बिलियन सहित सभी के लिए एक जुड़ा हुआ और डिजिटल रूप से समावेशी समाज बन रहा है। द नेक्स्ट हाफ बिलियन और द NHB इस पॉडकास्ट का मूल है। वे भारत में इंटरनेट यूजर्स की दूसरी बड़ी लहर का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उन्हें नेक्स्ट कहते हैं। हम उन्हें पहली बार इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले 500 मिलियन लोगों के ऐसे समूह के रूप में परिभाषित करते हैं जो 2018 से 2022 तक 5 वर्षों में अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन आए हैं। जनसांख्यिकी दृष्टिकोण से वे मुख्य रूप से भारत के आय वितरण के निचले 60% से हैं। वे ब्यूटी सैलून और किराना दुकानों जैसे छोटे व्यवसायों के मालिक हैं और ब्लू कॉलर श्रमिक, घरेलू कामगार, सुरक्षा गार्ड आदि भी हैं। वे टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा आराम का निर्माण कर रहे हैं और एक महत्वाकांक्षी भारत की हलचल और महत्वाकांक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं हूँ उत्सव। मैं एक एक्स इंजीनियर टर्न्ड मार्केट रिसर्चर, ट्रैवलर और पॉडकास्टर हूँ। और मैं हूँ निवेदिता। मैं भी एक एक्स इंजीनियर टर्न कॉमेडियन और राइटर हूँ। आप सुन रहे हैं स्मार्टफोन नेशन, कैसे नेक्स्ट हाफ बिलियन ऑनलाइन अपने भविष्य को आकार दे रहे हैं। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे स्मार्टफोन ने शासन और नागरिक सेवाओं को तेज, ज्यादा कुशल और एक्सेस करने में आसान बना दिया है। हे उत्सव, क्या तुमने पहले कभी म्युनिसिपैलिटी जैसी लोकल अथॉरिटीज से कोई बातचीत की है? नहीं, पर मुझे लगता है कि तुम इसलिए पूछ रही हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई कहानी है। हाँ, सही कहा। महामारी के दौरान जब मैं अपने होम टाउन में थी, हमारी लोकल म्युनिसिपैलिटी बहुत कुशल थी। उन्होंने हमारे गीले और सूखे कूड़ों को सेपरेट करने के लिए कहा, पर बहुत से लोगों को ये पता नहीं था कि इसे अलग कैसे किया जाए। इसलिए अथॉरिटीज ने हमारी बिल्डिंग को और पड़ोस के घरों में सभी को इकट्ठा किया ताकि वो हमें ये दिखा सके कि हम अपने कचरे को कैसे अलग करें। असल में वो शुरुआत में हमसे नाराज थे क्योंकि कोई ये काम ठीक से नहीं कर पाता था। मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं जानती जैसे हम अपनी बिल्डिंग में करते हैं वैसे वो अपना कचरा अलग करता हो। हर कोई उस आदमी से बहुत डरता है जो हम पर चिल्लाता था। हम ट्रैश बैग्स का इस्तेमाल भी नहीं करते थे। हम अपना सारा गीला कचरा सीधे नीचे वेट वेस्ट बिन में फेंक देते थे और वापस लाने से पहले बिन को धो देते हैं। जाहिर है सारा सूखा कचरा और ई वेस्ट भी अलग अलग कर उसे योग्य तरीके से डिस्पोज किया जाता है। मेरे ख्याल से इसकी वजह है कि कई बार ये कंफ्यूजिंग हो जाता है कि क्या गीले कचरे में जाता है और क्या सूखे कचरे में जाता है। या कभी-कभी हमें ये काम करने में बहुत आलस होता है ना? जैसे कि हमें अपने सभी कंटेनरों को सूखे कचरे में फेंकने से पहले धोना पड़ता है, पर ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। अब जब हम इस बारे में बात कर ही रहे हैं, तो बताओ, तुम्हें पता है टी बैग्स को कैसे डिस्पोज करते हैं? वो तो गीले कचरे में जाएगी ना? सिर्फ तब जब वो पूरी तरह से कॉम्पोस्टेबल हो। उनमें से कुछ कॉम्पोस्टेबल नहीं होती। ऐसे में तुम्हें सिर्फ चाय को गीले कचरे में डालना होगा और बैग को सूखे कचरे में फेंकना होगा। साथ ही इसमें लगे छोटे पेपर टैग को भी सूखे कचरे में डालना होता है। तुम अपने पौधों की जड़ को पोषण देने और घास फूस की वृद्धि को रोकने के लिए उसमें भी चाय की पत्तियां या कंपोस्टेबल टी बैग डाल सकते हो। ये इंसान जो भी है, उसका तुम पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। और मेरे पड़ोसियों पर भी। ये सही भी है क्योंकि ये जानना हर किसी के लिए बेहद जरूरी भी है। हालांकि मैं सिर्फ इस बात पर प्रकाश डालना चाहती थी कि ये एकमात्र मौका था जब मैंने किसी शेयर्ड कंसर्न के लिए अथॉरिटी से कोई बातचीत की थी।
अन्यथा अथॉरिटी से संपर्क करना मुश्किल हो सकता है और आमतौर पर हम सभी इससे जितना हो सके उतना बचने की कोशिश करते हैं। अगर इसे हल करने का कोई तरीका होता। यही हमारे आज के एपिसोड की बातचीत का संकेत है। दुनिया भर में नागरिक प्रशासकों के पास अपने लोगों से जुड़ने के तरीके हैं। गवर्नेंस आखिर एक संयुक्त प्रयास है और अथॉरिटीज को असरदार तरीके से सार्वजनिक सेवा वितरण करने के लिए अपने लोगों के पार्टिसिपेशन की जरूरत है। तो सोशल मीडिया के युग में जहां लोगों से जुड़ना इतना आसान होता जा रहा है, सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार के लिए भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों ना किया जाए? बिल्कुल, क्योंकि अगर आज नागरिकों के पास अपनी चिंताओं को जताने के लिए कोई जगह नहीं है, तो शर्त लगा लो कि वो आपसे संपर्क करने के लिए ट्विटर का इस्तेमाल करेंगे। ये सच है। यही इकलौती वजह है कि मेरे पास भी ट्विटर अकाउंट है। पर भारत में इसकी शुरुआत काफी पहले हो गई थी। भारत में ई गवर्नेंस की जड़ें 1990 के दशक की शुरुआत में डल गई थी, जब सरकार ने सेवा वितरण और प्रशासन में सुधार के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की खोज शुरू की थी। पर 2000 के दशक की शुरुआत में ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच अपनाया गया। भारत ने 2006 में नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सरकारी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना शुरू की। इस योजना में शासन में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए डिजिटल इंडिया जैसी विभिन्न परियोजनाएं और पहल शामिल है। सिंगापुर में भी ऐसा एक इनिशिएटिव है। पता है उसे क्या कहते हैं? क्या? स्मार्ट नेशन। क्या बात कर रही हो? हाँ, इसीलिए तो मैंने ये बात कही। पर डिजिटल इंडिया गेम चेंजर रहा है। आजकल ना मेरे पास कभी कैश होती है, ना ही मेरे जानने वाले ज्यादातर लोगों के पास भी। इन दिनों चेंज मिल पाना मुश्किल है, क्योंकि लगभग हर कोई यूपीआई या अन्य डिजिटल ट्रांजैक्शंस का इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, तो ये जरूरी हो गया है कि हम इस तकनीक का इस्तेमाल ज्यादा गंभीर समस्याओं के समाधान के लिए करें, क्योंकि इस वक्त हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट हाफ बिलियन पर फोकस करने वाली प्रभावशाली निवेश फर्म ओमीडीआर नेटवर्क इंडिया के एक निवेशक तारिक मुस्तफा को इस बारे में बात करते सुनते हैं। मेरे ख्याल से हमें शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक सेवा वितरण के कॉन्टेक्स्ट से शुरुआत करनी चाहिए। ये बात लगभग हर कोई अच्छी तरह जानता है कि हमारे शहर अभी वहां नहीं है जहां उन्हें होना चाहिए। सीवेज वाटर का 37% से कम हिस्सा ट्रीट किया जाता है। लगभग 60% घरों में पाइप से पीने का पानी पाने की सुविधा नहीं है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सोचें तो 10% से भी कम ट्रिप्स में काम आता है। हम यात्रा के लिए काफी हद तक निजी वाहनों पर निर्भर हैं। दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 8 भारत में हैं। हम रहने की योग्यता के संदर्भ में किसी भी रैंकिंग को देखते हैं तो हमारे बहुत कम शहर पहले 100 शहरों में शामिल हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये लगभग शून्य के करीब हैं और ये अन्य कई सार्वजनिक सेवा वितरण की तरह सिर्फ एक शहरी समस्या नहीं है। मुझे यकीन है कि ये समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी मौजूद है और अगर आप देखें कि इसका हकीकत में प्रभाव किस पर पड़ता है तो इसका नतीजा सबसे ज्यादा नेक्स्ट हाफ बिलियन भुगतता है, क्योंकि हम में से बहुत से लोग जिनके पास पैसा है वो इनमें से कुछ समस्याओं के समाधान के लिए प्राइवेट सर्विसेज खरीद सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। इसीलिए हमारे लिए सचेत रहना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमीर वर्ग हवा की खराब गुणवत्ता से लड़ने के लिए एयर प्यूरिफायर खरीद सकता है, पर ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कर सकते। अमीर और विशेष अधिकार प्राप्त लोगों के लिए जीवन स्तर अच्छा है, शायद दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में रहने वाले लोगों जितना ही अच्छा है, क्योंकि वो इसे अफोर्ड कर सकते हैं। पर नेक्स्ट हाफ बिलियन के लिए ऐसा नहीं है, जिनकी कंबाइंड हाउस होल्ड इनकम औसतन 21,000 रुपए से कम है। बिल्कुल, और अगर हम इसका कारण गहराई से जानने की कोशिश करें तो हमें कई कारण मिलेंगे। एक है राज्य की क्षमता। हमारे शहर इनमें से ज्यादातर सेवाएं देने के लिए सुसज्जित नहीं हैं, पर शहर के फाइनेंशियल रिसोर्सेज या फिस्कल हेल्थ भी काफी मायने रखते हैं। शहरों का सार्वजनिक सेवाओं पर 28% से भी कम खर्च उनके अपने रेवेन्यू से पूरा होता है। वो काफी हद तक केंद्र सरकार के अनुदान पर निर्भर हैं, इसलिए वो लंबी अवधि की योजना या निवेश नहीं कर सकते। तीसरा यह है कि नागरिक सरकार के साथ कितनी सक्रियता से जुड़ते हैं, फीडबैक देते हैं। क्या हम उन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं या ऐसा करने के लिए उनके पास चैनल है? आर्थिक विकास शहरीकरण और शहरों के विकास से प्रेरित होता है, इसलिए हमें अपने शहरों को ठीक करना होगा, उन्हें सभी के लिए रहने योग्य बनाना होगा और व्यवसाय करने में सक्षम और हर तरह से समावेशी बनाना होगा। हाँ, क्योंकि अभी तो ऐसा नहीं है।
हमने हाउसकीपिंग प्रोफेशनल सतीश से उनकी शिकायतों को दूर करने के मामले में उनका अनुभव कैसा रहा उसके बारे में बात की और उन्होंने हमें उस वक्त के बारे में बताया जब उनका बिजली का बिल ज्यादा आया था। सुनते हैं सतीश को। क्या हुआ, मेरा बिल महीना का आता ना, उसमें मेरा ज्यादा आया था तो मैंने ऑफिस में जाके बिल का बता दिया और भरेला बिल मैंने भी उन लोगों को बता दिया। तो उन्होंने फिर वो देख के फिर मेरे पास से फॉर्म भर के सिग्नेचर लेके वो लोग ने मेरे को अगला महीना फिर वो जैसा मेरा रेगुलर महीना का था वैसा मेरे को वो लोग ने करके दिया था। फिर वो लोग बोला कि नहीं कि कुछ मिस्टेक हुआ होगा, रीडिंग लेता ना उसमें कुछ गड़बड़ हुआ होगा, तो अभी नेक्स्ट महीने से इतना नहीं आएगा। पर सतीश ने अपना काम पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया है। उनके दोस्त ने ऑनलाइन आवेदन करके पैन कार्ड बनवाया और पैन कार्ड बनवाने में उनकी मदद भी की। ऑनलाइन बोलेगा तो उन्होंने मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड उन्होंने सब यहाँ से भेज दिया। मेरा क्या पहले जुना आधार कार्ड हम लोग ने निकाला ना उधर, तभी भी वो लोग ने हम लोग के पास से फॉर्म भी भर के ले लिया वो लोग। फिर पहले तो क्या सामने वो लोग देता था, अभी ऑनलाइन हो गया था। ऑनलाइन बोलेगा तो मेरे दोस्त ने सब पेपर भेज दिया, रेशन कार्ड ये सब भेज दिया। फिर वहाँ से वो 2 महीने के बाद आया। ये कई लोगों की कहानी है। हमारे ज्यादातर दस्तावेज अब ऑनलाइन बनते हैं, यहाँ तक कि घर के एग्रीमेंट्स भी इन दिनों ऑनलाइन किए जाते हैं और शहरीकरण टियर 2 और टियर 3 शहरों तक भी फैल रहा है। जैसे जैसे हम एक देश के रूप में प्रगति कर रहे हैं, शहरीकरण भी बढ़ता जा रहा है और रोजगार के अवसर भी इन्हीं शहरों की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण की जरूरत अब और ज्यादा बढ़ गई है और यहीं पर ईगव जैसी कंपनियां आती है। ईगव 4 व्यापक क्षेत्रों में काम करती है। पहला, शहरी विशिष्ट सेवा वितरण, जैसे कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स वगैरह। दूसरा है स्वास्थ्य, जिसमें टीकाकरण कार्यक्रम और मलेरिया बेड नेट वगैरह जैसे अभियान शामिल है। वैसे डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र मॉड्यूल, जो कि कोविन का हिस्सा था, उसे भी ईगव ने बनाया था। तीसरा है पब्लिक फाइनेंस और फंड फ्लो और चौथा क्षेत्र है स्वच्छता। हमने ईगव के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर चंदर मुथु कृष्णन से इस बारे में विस्तार से बात की। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। शहरी या ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ज्यादातर नागरिकों के घर में सेप्टिक टैंक होते हैं और ये टैंक समय समय पर भर जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि WC अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तभी वो सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए व्याकुलता पूर्वक सहायता मांगते हैं। हम उन्हें एक एप्लीकेशन प्रदान करते हैं जो नागरिकों को डीस्लजिंग ऑपरेटर्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ता है। इसलिए हम इन सभी को जोड़ते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि वे नागरिक परिसर में सेप्टिक टैंक से स्लज उठा लिया जाए, फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाया जाए और जिम्मेदारी से डिस्पोज किया जाए। पहले किसी विशेष क्षेत्र के निवासी अपनी लोकल प्राइवेट एजेंसी को बुलाते थे। वे पैसे लेते थे और स्लज ले जाकर नदी किनारे या खुली जगह में फेंक देते थे। इससे ग्राउंड वाटर प्रदूषित होता था, जिससे मच्छरों का प्रकोप होकर डायरिया और कॉलेरा जैसी स्वास्थ्य समस्याएं होती थी। भारत में अभी भी डायरिया और कॉलेरा से काफी मौतें होती हैं। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि 2017 तक 5 सालों में कॉलेरा, डायरिया, टाइफॉइड और वायरल हेपेटाइटिस जैसी वाटरबोर्न डिजीजेस के कारण 10,738 मौतें हुई। और सिर्फ ह्यूमन फीसिस में बैक्टीरिया होते हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जानवरों के फीसिस से नुकसान नहीं होता। तो ईगव ये कैसे सुनिश्चित करता है कि इसे जिम्मेदारी से कैसे डिस्पोज किया जाए, ये चंदर ही हमें फिर से समझाएंगे। तो हम स्वच्छता के मामले में कई काम कर रहे हैं। एक ऐसा एप्लीकेशन है जो एक नागरिक को स्थानीय सरकार से जोड़ता है। वो सरकार से डिसलॉजिंग सर्विस का इस्तेमाल करने की अनुमति मांगता है और स्थानीय सरकार एक डीस्लजिंग ऑपरेटर को नियुक्त करती है जो जाता है, स्लज को इकट्ठा करता है, उसे फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाता है और जिम्मेदारी से उसे डिस्पोज करता है। और हम FSTP को स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्वालिटी मैट्रिक्स रिकॉर्ड करने की अनुमति देते हैं, जैसे कि सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर के अंतिम स्तर में सल्फर का स्तर क्या है, फास्फोरस का स्तर क्या है और अन्य कई पैरामीटर।
जो आमतौर पर ये सुनिश्चित करने के लिए जरूरी होते हैं कि पानी की गुणवत्ता उतनी स्वच्छ है या नहीं कि उससे किसी जलाशय या मिट्टी में वापस डाला जा सकता है। पर डिजिटल विभाजन हकीकत है और हर कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वैसे करने में सक्षम नहीं जैसे हम उम्मीद करते हैं। लोग जानते हैं कि फोन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसलिए हमने इसमें सफलता हासिल की है। पर ई-गव लोगों को इससे परे टेक्नोलॉजी को लेकर उनके मन में जो डर है उसे दूर करने में मदद करता है। वो उन्हें फोन से ब्राउजर पर जाने में मदद करते हैं और कहते हैं कि देखो, ये एक ही चीज है। इससे पूरी प्रोसेस कम डरावनी बन जाती है। ये उन लोगों की कैसे मदद करता है जो लास्ट माइल डिलीवरी में काम करते हैं। ये समझाने के लिए चंदर के पास एक दिलचस्प कहानी है। ये उड़ीसा की एक महिला की बात है। हम उड़ीसा में फीकल स्लज मैनेजमेंट एप्लीकेशन FSM शुरू कर रहे थे और ये महिला हकीकत में FSTP में एक शहर में काम करने वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप का हिस्सा थी। तो FSM आपूर्ति श्रृंखला में एक नागरिक रिक्वेस्ट करता है। ULB इसे स्लजिंग ऑपरेटर को असाइन करता है। ऑपरेटर जाता है, स्लज उठाता है, उसे एक ट्रक में पिकअप करने का काम पूरा करता है, FSTP पर जाता है और स्लज को FSTP टैंक में डंप करता है और FSTP ऑपरेटर रिकॉर्ड करता है कि इसमें कितना लीटर फ्लूइड, स्लज वगैरह आया है। तो इस महिला ने अपने स्मार्टफोन पर हमारे ऐप का इस्तेमाल किया। उसके पास स्मार्टफोन नहीं था, इसलिए एक स्मार्टफोन दिया गया। शुरुआत में उसे कुछ आशंकाएं थी, फिर उसने ऐप का इस्तेमाल करना सीख लिया और वो उससे भली भांति परिचित हो गई। वो फोन घर ले गई और अगली बार जब हम गए, वो हमें बता रही थी कि उसके परिवार के मन में, उसके ससुराल वालों के मन में, उसके बच्चों के मन में उसके प्रति सम्मान कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रही थी। उसने कहा, मुझे पहली बार अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पहले मुझे अपने परिवार से हर तरह की आलोचना का सामना करना पड़ता था और अब मेरा परिवार मुझे एक नई नजर से देखता है और कहता है, तुम काम के लिए स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हो, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये तो काफी हृदय स्पर्शी कहानी है। वर्किंग वुमेन अब अपने परिवार में ज्यादा सम्मान पाने लगी है, पर अभी भी आबादी के एक बड़े हिस्से को तकनीक से डर लगता है और लोगों का विश्वास हासिल करना महत्वपूर्ण है ताकि वो यूजफुल टेक्नोलॉजी को नजरअंदाज न करे। आइए इस ब्रेक के ठीक बाद इसके बारे में और बात करें। स्मार्टफोन नेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हालांकि अब इनमें से ज्यादातर सेवाओं को डिजिटल कर दिया गया है, फिर भी आज भी हमारे देश में बहुत से लोगों के पास अभी भी स्मार्टफोन नहीं है। अगर उनके पास फीचर फोन है तो वे फोन कॉल कर सकते हैं और अपनी कंसर्न्स को उसी पुराने तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। पर उन लोगों का क्या जिनके पास फीचर फोन तक नहीं है? उन्हें खुद चलकर शहर के ऑफिसेस में जाना पड़ता है और इस प्रक्रिया में काफी वक्त भी बर्बाद होता है। इसके अलावा उनमें से बहुत से लोग दिहाड़ी मजदूर हैं और इसका मतलब है उन्हें सरकारी लाभ प्राप्त करने की कोशिश में पूरे दिन की मजदूरी गंवानी पड़ती है। सरकारों ने इस पर ध्यान दिया। चंदर हमें फिर से बता रहे हैं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज इसके बारे में क्या कर रही है। इसे हल करने का कोई आसान तरीका नहीं है और जिन तरीकों से सरकारें इसे हल कर रही हैं, उनमें से एक है इंटरमीडियरीज का इस्तेमाल। वो इंटरमीडियरी आपके पड़ोस का युवा स्वयंसेवक हो सकता है जिस पर आप भरोसा करते हैं। वो युवा स्वयंसेवक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में सहज हो सकता है। ये व्यक्ति उसके साथ काम कर सकता है, उस युवा के पास मौजूद ऐप का इस्तेमाल कर सकता है और उस नागरिक की ओर से युवा सारी जानकारी भर सकता है और फिर वो नागरिक उस युवा का इस्तेमाल कर सकता है। ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि ऐसे सरकारी कार्यक्रम में
जहां आंध्र प्रदेश और केरल जैसी सरकारें उन राज्यों के उदाहरण हैं जिन्होंने वॉलंटियर्स प्रोग्राम लागू किया है। आंध्र प्रदेश उस प्रोग्राम को ग्राम सचिवालय और वार्ड सचिवालय GSWS कहता है। उस राज्य में कुछ वार्ड सेक्रेटरीज हैं। मेरे ख्याल से पूरे राज्य भर में उनकी संख्या लगभग 1 लाख होगी। उन्हें अपने साथी समुदाय के नागरिकों की मदद करने के लिए हर महीने ऑनररी स्टाइपेंड मिलता है। इन टेक सेवी लोगों के पास लैपटॉप है। समुदाय के नागरिक उनके पास जाकर कहते हैं, क्या आप इस काम में मेरी मदद कर सकते हैं? वो कहता है, जरूर। और फिर वो इसे उनके लिए फॉर्म भरता है और बाकी काम करता है। काम पूरा होने पर वो एक प्रिंट आउट वगैरह देता है और इससे काफी फायदा हुआ है। कोविड के दौरान सरकार ने बेहतर स्वास्थ्य के लिए कोविड गाइडलाइंस का प्रसार करने के लिए वार्ड सेक्रेटरीज का इस्तेमाल किया था। डिजिटलीकरण से यहाँ लोगों को फायदा हो रहा है, वहीं सरकारी कर्मचारी भी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से काफी समय बचा रहे हैं। ई-गव अपने ओपन सोर्स डिजिट नाम के गवर्नेंस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के साथ ऐसा कर पाया है। यह तारीख हमें इसके बारे में बता रहे हैं। ई-गव फाउंडेशन और उनके उत्पाद डिजिट के बारे में मेरा ये मानना है कि हकीकत में ये हमारे शहर के लिए डिजिटल रेल है। यह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या डिजिटल स्टैक है जो म्युनिसिपल के कई ऑपरेशंस और कई प्रोसेसेस को ऑटोमेट और स्ट्रीमलाइन करता है। तो ये एक पहलू है। और फिर दूसरा, उनके पास अलग अलग राज्यों में कार्यरत M-सेवा ऐप नाम की एक चीज है जो नागरिकों को लाइसेंस प्राप्त करना, पानी के कनेक्शन के लिए आवेदन करना, बिल का भुगतान करना, शिकायत दर्ज करना, ये सब कुछ बिना किसी परेशानी के और सरकारी लाइन में खड़े रहने के बिना दर्ज करने की सुविधा देती है। आंध्र प्रदेश में म्युनिसिपल स्टाफ ने नागरिकों की रिक्वेस्ट को पूरा करने की अपनी क्षमता में काफी वृद्धि दर्ज की और सिंप्लीफाई और रीडिजाइन किए गए वर्क फ्लो के कारण उनका प्रति सप्ताह 19 घंटे का समय भी बचा। जितना वक्त उन्हें एक कागज से दूसरे कागज तक ले जाने, एक चीज पर हस्ताक्षर करने, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क सब कुछ लोकेट करने की कोशिश में लगता था, यानी कि लगभग 19 घंटे, वो बचने लगा। ये लगभग कुछ दिनों का वक्त है। मतलब आपको अपने कुछ दिन वापस मिल गए। इससे काफी फायदे हुए हैं। एक तो आपको ये पेनफुल, बोरिंग काम नहीं करना पड़ता, पर इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें बाहर जाकर उन नागरिकों की सेवा करने के लिए कुछ दिन और मिल जाते हैं जिनकी सेवा कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी करना चाहते हैं। ये सेवाएं कमजोर समूहों के लिए विशेष रूप से सरकार तक की पहुंच को बढ़ाती है। इससे भेदभाव और परेशानियों से बचने में मदद मिल सकती है। तारिक हमें एक केस के जरिए बताएंगे कि इससे कैसे मदद मिलती है। उदाहरण के लिए ट्रांस कम्युनिटी के सदस्य राज्य के साथ बातचीत करते समय डिजिटल इंटरफेस के लिए अपनी प्राथमिकता को मुखर करते हैं, अन्यथा उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। मैं एक एप्लीकेशन के साथ संवाद कर रहा हूँ जो मुझे कहीं भी जा रहे राज्य सरकार के कार्यालय के प्रति भेदभाव नहीं करता। यही हाल माइग्रेंट्स का भी था। अगर एक डिजिटल इंटरफेस असरदार रूप से और आसानी से उपलब्ध है तो वो उनके और राज्य के बीच इनविजिबिलिटी का एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रदान करेगा। तो आप बिना किसी पूर्वाग्रह के एक नागरिक के तौर पर मध्यस्थता कर सकते हैं। भारत में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कई मायनों में जबरदस्त सफल रहा है और इंटरमीडियरीज की मदद से ई-गव जैसी कंपनियां नेक्स्ट हाफ बिलियन को भी सेवा देने में सक्षम बनी है, जिससे सेवा वितरण और ज्यादा समावेशी हो गया है। जाहिर है इस क्षेत्र में आगे बहुत कुछ देखने मिलेगा और इसमें विकास की भी काफी गुंजाइश है। यहाँ तारिक हमें फिर से बता रहे हैं कि उनके संगठन ओमीडिया नेटवर्क इंडिया ने ई-गव में निवेश करने का फैसला क्यों किया। ये उन केसेस में से एक है जिनमें हमने 2-3 बार निवेश किया है और हम हकीकत में हमने लिखे पहले मेमो पर वापस गए और हमने इसे अपने ब्लॉग में डाल दिया और अपने इंटरनल मेमो का स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया, क्योंकि ये उन दुर्लभ मामलों में से एक है जहां थीसिस ठीक उसी तरह से, उसी गति से और उसी स्केल पर चली है जिसकी हमने उस समय कल्पना भी नहीं की थी। जब हम पहली बार ई-गव में आए थे लगभग 2016-17 में, तब उन्होंने मुझे कुछ आंकड़े देखने दिए। वो लगभग 200-300 शहरों में मौजूद थे। उस समय वे एक शहर से दूसरे शहर या एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे थे। वहीं से अगले 3-4 सालों में ई-गव ने अपने प्लेटफॉर्म को ओपन सोर्स किया
उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के साथ एक मजबूत पार्टनरशिप की और फिर ये एक नेशनल प्लेटफॉर्म बन गया और फिर सिर्फ 2-3 साल की अवधि में ये बढ़कर लगभग 2500 शहर तक पहुंच गया। पर आपका प्रश्न था कि वो थीसिस क्या थी? उसके जवाब में मैं कहूंगा कि वो थीसिस ये थी कि ये ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करेगा और नागरिकों के लिए अपने मोबाइल फोन पर सर्विसेज को एक्सेस करने में सक्षम बनाएगा। ये थीसिस चल पड़ी है। इसके स्केल की पेस बेजोड़ थी और ये फिनोमिनल रही है। ये अपने आप इस देश में हर चीज का समाधान नहीं कर सकती है और ऐसा दृष्टिकोण रखना भी आदर्श नहीं है। ये देखते हुए कि लोगों को डिजिटल डिवाइसेस को नेविगेट करने में लगातार समस्या हो रही है, तब उन्हें लेन देन के किसी भी मार्ग, किसी भी प्रक्रिया पर भरोसा करने में समय लगता है ना? और इसीलिए मुझे लगता है कि हमने इसके माध्यम से जो सीखा उसे ही मेरे कलीग ऑफलाइन आर्किटेक्चर कहते हैं। आपको डिजिटल चैनलों में भी निवेश करना चाहिए क्योंकि शहर में रहने वाले गरीबों का बड़ा हिस्सा और नेक्स्ट हाफ बिलियन नेविगेट करने के लिए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन प्रॉफिट्स, लोकल लीडर्स पर निर्भर करते हैं। मान लो मैं खुद ईगोव ऐप का इस्तेमाल करने के बजाय अपने भरोसेमंद स्थानीय नेता के पास जाता हूं और उन्हें बताता हूं मुझे ये शिकायत है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वो व्यक्ति फोन उठाकर मेरी शिकायत दर्ज करता है। इसीलिए ऑफलाइन इंटरमीडियरीज के समूह के साथ एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना महत्वपूर्ण है जो आपको तकनीक से जोड़ने में मदद करेगी। इसलिए इसमें भी निवेश करना महत्वपूर्ण है, चाहे वो गैर सरकारी, चाहे वो गैर लाभकारी हो या फिर कुछ ऐसा जिसे कई लोग टेक सती कहते हैं। बहुत से लोग जो पिछले 4 या 5 सालों में ऑनलाइन आए हैं, या तो उनके परिवार के किसी सदस्य ने, किसी पड़ोसी ने या किसी और ने पहली बार उनका यूपीआई अकाउंट सेटअप किया होगा। किसी ने उन्हें व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना सिखाया होगा। आपको जरूरत है उस व्यक्ति की जो विश्वास हासिल करने में, डिजिटल लेन देन में आपकी मदद करे। ऑफलाइन इंटरमीडियरीज में निवेश करना भी जरूरी है। टेक्नोलॉजी और इंटरमीडियरीज की मदद से गवर्नेंस का भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल दिख रहा है। लोग अब अपनी एक्सेस के लिए अथॉरिटीज को जिम्मेदार ठहराने में ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं और अथॉरिटीज अपने काम को बेहतर और तेजी से पूरा करने के लिए ज्यादा सुसज्जित हो रहे हैं। ये स्मार्टफोन द्वारा हल की जा रही एक और चुनौती है। स्मार्टफोन नेशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं उत्सव हूँ और मैं निवेदिता हूँ। ये था स्मार्टफोन नेशन। अगले सप्ताह एक और कहानी के लिए जुड़े कि कैसे नेक्स्ट हाफ बिलियन लोग ऑनलाइन अपना भविष्य संवार रहे हैं। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो स्मार्टफोन नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं, वहां हमें रेट और रिव्यू करना ना भूलें। इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। आप IVM पॉडकास्ट पर या जहां भी आपको अपना पॉडकास्ट मिलता है, वहां स्मार्टफोन नेशन को सुन और सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह पॉडकास्ट हिंदी और तमिल में भी उपलब्ध है। इस सीजन को संभव बनाने के लिए ओमिडियर नेटवर्क इंडिया का विशेष धन्यवाद। यह जानने के लिए कि ONI कैसे साहसी और उद्देश्य संचालित उद्यमियों के साथ साझेदारी करके भारत के अगले आधे अरब लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है, omidyarnetwork.in पर जाएं। हमें बताएं कि आप शो के बारे में क्या सोचते हैं। आप हमारे मेजबानों को ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। उत्सव को इंस्टाग्राम ID @YVTravel42 पर देखा जा सकता है। आप निवेदिता को इंस्टाग्राम ID @niv.prakasam पर संपर्क कर सकते हैं। आप IVM को ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर @IVM Podcasts पर फॉलो कर सकते हैं।